नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आखिर एक इंसान एक चुड़ैल के प्रेम में कैसे फंस सकता है? और उससे भी बड़ी बात की, आखिर उस चुड़ैल के जाल में फंसने के बाद, उसकी पूरी सच्चाई जानने के बाद भी वह उसके साथ जुड़ा रहता है। क्या उसे डर नहीं लगा कि वह चुड़ैल कहीं उसका ही नाश कर दे, या उसका कहीं गलत इस्तेमाल कर रही हो? आप में से काफी लोगों को तो इस बात पर विश्वास भी नहीं आएगा। शायद ये स्टोरी भी आपको झूठ लगे तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। रमेश नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी 3 बड़ी बहनें और माता पिता थे। रमेश उनका इकलौता लड़का था, इसलिए उसे पूरी छूट मिली हुई थी। लेकिन रमेश काफी समझदार लड़का था और पढ़ाई में बहुत मेहनत करके वह नोएडा की एक कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब कर रहा था। रमेश के माता पिता आगरा में रहते थे और रमेश यहाँ नोएडा में काम करता था। वह हर महीने 4-5 दिनों की छुट्टी लेकर घर जाता और फिर वापस जाता। रमेश को आने जाने में सुविधा रहे, इसलिए उसने एक गाड़ी ले रखी थी। अब रमेश की उम्र 27 के आसपास होने को आई थी। उसके घर वाले उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। रमेश की मां शांति ने आस पड़ोस से काफी सुन रखा था कि आजकल लव मैरिज का चलन है, इसलिए वे भी यही चाहती थी कि उनका बेटा लव मैरिज कर ले। लेकिन रमेश की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। रमेश को यहाँ का करते हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए अब उसे कंपनी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। इसलिए अब रमेश अपना सारा सामान बांधकर रक्षाबंधन के आसपास अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी गाड़ी अब भी हाईवे पर थी और रात का समय था। रात के लगभग 10 बजे होंगे कि उसे अपनी गाड़ी के ठीक सामने एक लड़की दिखाई थी। काली साड़ी में खड़ी वह लड़की अपने हाथों से रमेश को गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। उस लड़की को देखकर पहले तो रमेश को यही लगा कि कहीं वह कोई चोर लुटेरी ना हो। लेकिन फिर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि कहीं अगर ये कोई मुसीबत की मारी लड़की हुई। तो यही सोचकर रमेश ने अपनी गाड़ी उस लड़की के एकदम पास रोकी। गाड़ी रुकते ही रमेश ने अपनी तरफ की खिड़की का कांच नीचे किया और उस लड़की से पूछा कि वह कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वह कर सकता है। ये सुनकर वह लड़की बोली, मैं असल में दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी बस छूट गई। मैं पैदल पैदल ही आगे तक जा रही हूँ ताकि मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए। मेरा सारा सामान मेरी बस में ही छूट गया है, जिस वजह से मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, जिससे मैं दूसरी बस भी नहीं पकड़ सकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रमेश एक अच्छा लड़का था और वह उस लड़की को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हो सकता था। इसीलिए उसने कहा कि हाँ, आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वैसे भी आपका इतनी रात को यहाँ रहना सही नहीं है। ये सुनकर वह लड़की हल्के से मुस्कुराई और फिर रमेश के बगल में मौजूद उस सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही रमेश ने गाड़ी चला दी। गाड़ी दोबारा से अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ ही देर बाद रमेश ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उस लड़की ने अपना नाम प्रेमा बताया। ऐसे दोनों ने कुछ देर तक आपस में बातें की। कुछ देर बाद आगे ढाबा आया और फिर रमेश ने अपनी गाड़ी रोकी। प्रेमा और रमेश ढाबे के अंदर आ गए और खाने का ऑर्डर दिया। यहाँ प्रेमा के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए रमेश ने उसके खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद रमेश और प्रेमा वापस गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद प्रेमा ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इससे रमेश ने एक झटके से खुद को उससे दूर किया, जिससे प्रेमा उससे दूर हट गई। इन सबसे रमेश भी थोड़ा अहज महसूस करने लगा और बोला, ये आप क्या कर रही हैं? इस पर प्रेमा सक पकाते हुए बोली, सॉरी। वो मैं ऐसे ही इसके आगे प्रेमा कुछ ना बोल सकी, लेकिन उसके चेहरे का रंग काफी उड़ा हुआ लग रहा था, इसलिए रमेश ने भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे दोनों खामोशी से ऐसे ही गाड़ी में बैठे। कुछ देर बाद प्रेमा ने रमेश से पूछा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? इस पर रमेश बोला, इससे आपको क्या मतलब? प्रेमा बोली, बस ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। बुरा लगा तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। इस पर रमेश बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे इसकी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सही समय पर
पर सही लड़की अपने आप ही मेरे जीवन में आ जाएगी। वैसे आप क्या करती हैं? आपकी शादी हो चुकी है। प्रेमा बोली, नहीं, लेकिन मुझे मेरे चाचा ने मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद किसी से शादी करवाने के लिए दिल्ली लाए थे। बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे उस आदमी को बेच दिया था। समय रहते मुझे पता चल गया और मैं बच गई। फिलहाल मैं एक नारी कल्याण संस्था के साथ रहती हूँ। उसके किसी काम से चंडीगढ़ गई थी, लेकिन वहां रास्ते में बस छूट गई और मैं यहां फंस गई। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है जो आपने मुझे लिफ्ट दे दी, वरना लोग तो अकेली लड़की देखकर फायदा ही उठाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर रमेश मुस्कुराया और बोला, आप मुसीबत में थी इसलिए आपकी मदद की, वरना पहले तो मुझे भी यही लगा था कि कहीं आप कोई चोर लुटेरी ना हो, क्योंकि आजकल ये सब सुनने में बहुत आता है। अब हम तो मदद करते हैं, लेकिन सामने वाले के इरादे सही नहीं होते, तो अब मदद करने से पहले भी डर लगता है। ये सुनकर प्रेमा मुस्कुराई और बोली, वैसे ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभार तो चुड़ैल भी ऐसे लोगों से मदद मांगती हैं। खूबसूरत लड़की देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है और फिर वे लोग इस मुसीबत को लिफ्ट देकर अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। ये सुनकर रमेश हैरानी से बोला, लेकिन कोई भी चुड़ैल लिफ्ट मांगती ही क्यों है? अगर उसे कहीं आना जाना हो तो अपनी शक्तियों से इधर उधर जा सकती है, फिर उसे लिफ्ट मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रेमा बोली, चढ़-हैलों का इरादा लिफ्ट मांगकर आना जाना नहीं होता, बल्कि वे तो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाती हैं और फिर उनकी जान लेकर वहां से चली जाती है। चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए आम इंसानों की जैविक ऊर्जा की जरूरत होती है, और आपने सुना होगा कि हाईवे पर एक्सीडेंट हो गए। इनमें से बहुत से एक्सीडेंट चुड़ैल करवाती है। यह सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कहानी अच्छी है, लेकिन मैं इन सब में नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा मन मजबूत हो तो ये सब चीज तुम्हारे ऊपर इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती। और फिर मैंने तो आज तक किसी भी चुड़ैल को नहीं देखा। इस पर प्रेमा कुछ ना बोल सकी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। गाड़ी में दोबारा शांति पसर चुकी थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी के सामने रखा उसका मोबाइल बजने लगा। रमेश ने फोन उठाया। वह फोन उसकी मां का था और औपचारिक बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया। लेकिन जैसे ही वह मोबाइल रखने लगा तो उसकी नजर प्रेमा पर पड़ी, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। रमेश से टकराते ही प्रेमा ने अपनी नजरें घुमा ली और फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं इतनी देर से यहां बैठी हूं, लेकिन आपने मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखा। तब रमेश बोला, लेकिन आप मुझे जरूर कब से देख रही हैं। क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा है? यह सुनकर प्रेमा शर्माते हुए बोली, नहीं, लेकिन मुझे आप बहुत पसंद आए, सच में। आप जैसा हर मर्द हो तो किसी को खतरा ना हो। यह सुनकर रमेश बोला, जी शुक्रिया, दिल्ली आ गया है, और आप बताइए कि मैं आपको कहाँ उतारूं? मुझे घर भी जाना है। यह सुनकर प्रेमा बोली, आप घर चले जाना, लेकिन पहले मुझसे तो ठीक से बातें कर लीजिए, क्या पता फिर कब मौका ना मिले। ये सुनकर रमेश ने गाड़ी रोक दी और कहा, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर ही डोरे डाल रही हैं। आप एक काम कीजिए, कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। यह सुनकर प्रेमा के चेहरे पर हल्का आक्रोश आ गया और वो बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूं और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। यह सुनकर रमेश को काफी गुस्सा आया और वह बोला, देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए आप अभी के अभी उतरिए। सुनकर प्रेमा को काफी गुस्सा आया और वह रमेश की गाड़ी से उतर गई और इसी के साथ ही रमेश वहां से चला गया। प्रेमा को काफी गुस्सा आया, लेकिन साथ ही रमेश के व्यवहार ने उसके दिल में एक जगह भी बना ली थी। देर रात तक रमेश घर आ गया और कुछ खा पीकर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूं कि तू उससे शादी कर ले। यह सुनकर रमेश को काफी हैरानी हुई और वह बोला कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? अभी तक तो तुम बोल रही थी कि अपनी पसंद से शादी कर लेना, और अब तुमने मेरे लिए लड़की भी देख ली। ये कब हुआ?
मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर उसकी माँ बोली, अब हर बात तुझे बताएंगे, क्या चुपचाप उससे शादी कर ले। यह सुनकर रमेश को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। लेकिन फिर ज्यादा बहस न करते हुए वह शादी के लिए तैयार हो गया। रमेश ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है। इस पर उसकी माँ ने उसे बताया कि उस लड़की का नाम प्रेमा है और वह दिल्ली में रहती है। उसके माता पिता नहीं है, लेकिन लड़की अच्छी है और कुछ ही दिनों में वह उन दोनों की शादी करवा देगी। प्रेमा का नाम सुनकर रमेश को हैरानी हुई कि कहीं ये वही प्रेमा तो नहीं जो उसे हाईवे पर मिली थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो प्रेमा से अभी एक दिन पहले मिला था और उसकी माँ ने तो काफी दिन पहले ही उससे बात कर ली होगी। इसलिए यह वह लड़की नहीं हो सकती। अब यहाँ रमेश को अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने शादी से पहले लड़की को देखने की कोशिश भी नहीं की। उसने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया कि उसकी माँ उसके लिए कुछ कर रही है तो उससे तो ज्यादा बेहतर ही लड़की देखेगी। और उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि मैं उसको देखूंगा तो शादी के मंडप में ही देखूंगा। खैर, रक्षाबंधन के बाद कुछ ही दिनों में रमेश की शादी करवा दी गई। जब शादी के मंडप में रमेश ने प्रेमा को देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि यह वही प्रेमा थी जो उसे हाईवे पर मिली थी। प्रेमा रमेश से शादी करके घर आ गई और शादी की रात ही रमेश ने प्रेमा से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको उस दिन ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी बातों से असहज हो गया था, इसीलिए ऐसा किया। प्रेमा बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके जैसा इंसान मेरा जीवन साथी है। इन सब के बाद प्रेमा और रमेश साथ में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यहां पर रमेश के साथ एक चीज अजीब हुई, और वह ये कि रमेश की माँ, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, उन्होंने अचानक से पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया था। जहां रमेश की माँ शांति दिन में 2 बार पूजा पाठ किया करती थी, अब वह घर के पूजा के मंदिर को झांकती भी नहीं थी। रमेश को यह बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये अब उनकी मर्जी थी। खैर, रमेश लैपटॉप पर अपना काम करता और प्रेमा घर के काम करती। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब रमेश सो रहा था तो अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि प्रेमा उसके पास नहीं थी। ये देखकर रमेश प्रेमा को ढूंढते हुए बाहर आया, लेकिन उसे प्रेमा पूरे घर में कहीं नहीं मिली। यह सब देखकर रमेश काफी ज्यादा घबरा गया कि उसकी पत्नी आखिर रात में कहाँ गई। उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताने का सोचा, इसलिए वह सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। लेकिन वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने देखा कि बिस्तर पर उसके पिता लेटे हुए थे और उनकी कलाई प्रेमा के मुंह में थी। इस दौरान उसकी मां बड़े ध्यान से यह सब देख रही थी। यह देखकर रमेश काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन वह अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे के पीछे मौजूद डंडा उठाया और प्रेमा के ऊपर वार करने की कोशिश की। लेकिन तभी प्रेमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान प्रेमा ने उसके पिता की कलाई छोड़ दी और अब वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए रमेश को ही देख रही थी। प्रेमा का चेहरा भी सामान्य न होकर भयानक लग रहा था। उसकी भयानक चमकती पीली आंखें और चेहरे पर बहसी मुस्कान किसी को भी डरा सकती थी। अगले ही पल प्रेमा ने रमेश के चेहरे पर फूंक मारी और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। जब रमेश की आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। वह हैरानी से आसपास देखते हुए उठा। ठीक इसी दौरान प्रेमा अपने गीले बाल तौलिए में लपेटे वहां आई और बोली, अरे आप आज जल्दी उठ गए। यह सुनकर रमेश हैरानी से उसे घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात को उसने जो देखा वह सच था या सपना। इन सब का पता लगाने के लिए रमेश ने उससे पूछा कि कल रात को वो कहाँ गई थी। तब प्रेमा ने साफ साफ बोल दिया कि वह तो यहीं सो रही थी। प्रेमा बिल्कुल सामान्य ही लग रही थी। उसके हाव भाव और बातों से ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कोई गड़बड़ हुई होगी, इसलिए उसने भी इस बारे में ज्यादा बहस नहीं की। नहा धोकर रमेश नाश्ता करने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसके पिता वहां आए।
इस दौरान उसने उसके पिता के हाथों में एक घाव देखा और हैरानी की बात यह थी कि यह घाव उसी हाथ पर था जिस हाथ में कल रात को उसने प्रेमा को काटते हुए देखा था। रमेश को इसमें कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तभी प्रेमा उसके लिए चाय ले आई। रमेश नहीं चाहता था कि प्रेमा को पता चले कि उसे उसके ऊपर शक हो गया है, इसलिए वह सामान्य ही बना रहा। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि प्रेमा के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। रमेश ने ध्यान दिया कि प्रेमा उसके माता पिता की बहुत सेवा करती है और सारे काम बहुत अच्छे से करती है, और रसोई में तो प्रेमा के अलावा कोई जाता ही नहीं था। यह सब देखकर रमेश को लगा कि वह खामाखा प्रेमा पर शक कर रहा है। खैर, दोपहर को काम खत्म करके प्रेमा उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं और आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलिए ना, हम घूम कर आते हैं। यह सुनकर रमेश ने हामी भर दी और फिर ट्रेन की टिकट कटवा ली। वे दोनों शिमला की हसीन वाद में घूमे और कुछ दिन बाद वापस आ गए। यहां जैसे ही रमेश और प्रेमा वापस आए, शांति जी उस समय पूजा कर रही थी। उन दोनों के आते ही शांति जी ने दोनों को प्रसाद दिया। यहां रमेश ने तो प्रसाद ले लिया, लेकिन प्रेमा ने लेने से मना कर दिया, ये बोलकर कि वह नहाकर ही प्रसाद लेगी। ये बोलकर प्रेमा कमरे में आ गई। वहीं शांति जी बैठकर उसके साथ बातें करने लगी। यहां रमेश ने ध्यान दिया कि जहां जाने से पहले शांति जी सिर्फ काम की ही बात बोल रही थी, वहीं अब एकदम हंसी मजाक करते हुए बात कर रही थी। रमेश को लगा कि शायद पहले वह परेशान होंगी, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा होगा। खैर, उस समय रमेश ने ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ शांति जी सबके लिए खाना बनाने लगी। प्रेमा ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने उसे यह बोलकर मना कर दिया कि वह अपनी सफर से थकी हारी आई है, इसलिए आराम करे। प्रेमा बाहर आकर रमेश के साथ बैठ गई और थोड़ी देर बाद सब खाना खाने लगे। खाना खाते खाते शांति जी ने सबसे कहा कि बहुत दिन हो गए रमेश की बहनों रीमा, शालू और दीपा को आए हुए, इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया है और कल वे तीनों अपने अपने बच्चों के साथ वहां आ जाएंगी। यह सुनकर प्रेमा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ न बोली। उसी रात जब सब सो रहे थे, तब प्रेमा उठकर वहां से चली गई। उसके कुछ देर बाद रमेश की नींद खुली और वह बाथरूम जाने लगा, लेकिन उसे देखा कि प्रेमा वहां नहीं थी। यह देखकर रमेश कमरे से बाहर जाने ही लगा था कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी, इसलिए रमेश धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगा। उसने ध्यान दिया कि वह आवाज उसके माता पिता के कमरे से आ रही थी। वह उनके कमरे के बाहर गया। उनके कमरे के साइड में ही एक जाली की खिड़की थी। रमेश ने उस जाली की खिड़की में से झांका तो हैरान रह गया, क्योंकि कमरे में जमीन पर उसकी मां शांति बाल खोलकर बैठी थी और प्रेमा कुछ अजीब से मंत्र बोलते हुए उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर बाद प्रेमा रोकी और बोली, अब तुम दोबारा से मेरे वश में हो, इसलिए कल के कल ही तुम अपनी तीनों बेटियों को यहां आने से मना कर दोगी। इस पर शांति जी ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर प्रेमा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वह बोली, शाबाश। ये सब देखकर रमेश वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि प्रेमा काला जादू करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। रमेश आंखें बंद करके लेटकर यही सोच रहा था। इसी दौरान प्रेमा वापस कमरे में आई और आकर रमेश का हाथ पकड़कर सो गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं वह उसका हाथ पकड़कर कुछ कर ना दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन शांति जी ने अपनी बेटियों को फोन करके आने से मना कर दिया। पहले तो उन तीनों ने कारण पूछा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो वह खुद उन्हें बुला रही थी। फिर अभी सडन क्या हो गया। यह सुनकर शांति ने उन्हें डांट कर फोन रख दिया कि अपना घर संभालो और यहां आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उन तीनों को काफी बुरा लगा और उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश को यह तो पता चल गया था कि प्रेमा काला जादू करती है, लेकिन उसका इसके पीछे क्या मकसद था। फिर तभी अचानक उसे याद आया कि प्रेमा ने उसकी मां को कहा था कि वह उसकी बहनों को आने को मना कर दे। इसका मतलब यह था कि प्रेमा जो चाहती है उसमें उसकी बहनें
बाधा बन सकती हैं। इसलिए उसने एक चाल चली। वह घर से निकल गया और फिर अगले दिन दोपहर के समय अपनी बहन दीपा को लेकर घर आया। उसे देखकर प्रेमा को काफी हैरानी हुई। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, रमेश बोला, मैं दीपा दीदी को ले आया। बहुत दिन हो गए थे, पहले की तरह ऐसे साथ रहे। क्यों, मैंने सही किया ना? ये सुनकर दीपा बोली, रमेश, तेरी वजह से यहाँ आई हूं, वरना माँ ने जो खरी खोटी सुनाई थी उसके बाद तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। रमेश बोला, अरे दीदी, तुम भी ना क्या माँ की बात को लेकर बैठ गई? बड़ी है वह हमारी, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? अब छोड़ो इस बात को और यहाँ बैठो। इसके बाद रमेश दीपा और उसके दोनों बच्चों को लेकर बैठ गया। वहीं प्रेमा मन ही मन कुढ़ते हुए उन सब की मेहमान बाजी में लग गई। कुछ देर बाद शांति जी दीपा के पास आई और बोली, आ तो गई हो, लेकिन वापस कब जाओगी? मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ ससुर भी बूढ़े होंगे, उन्हें परेशानी होगी, इसलिए कल परसों में निकल जाना। यह सुनकर को पता चल चुका था कि यह बोल तो उसकी माँ रही है, लेकिन शब्द प्रेमा के हैं। इसलिए वह बोला, अरे माँ, दीदी की जेठानी है तो वह संभाल लेंगी, लेकिन दीदी को तो मैं महीने से पहले जाने नहीं दूंगा। मैंने इनके सास ससुर को बोल दिया है। यह सुनकर शांति कुछ न बोल सकी और वहीं बैठकर दोनों भाई बहनों की बात सुनने लगी। कुछ देर बाद प्रेमा चाय नाश्ता लेकर वहां आई और सबको परोसने लगी। तभी दीपा प्रेमा से बोली, भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। रमेश के तो भाग्य ही खुल गए। यह सुनकर वहीं पास में बैठा उसका 10 साल का बेटा बोला, मामी, कहीं आप चुड़ैल तो नहीं हो? क्योंकि दादी एक बार बोल रही थी कि चुड़ैल बहुत सुंदर होती हैं। ये सुनकर दीपा ने हल्के से उसे चपत लगाई और कहा, बकवास बंद कर। तुझे इतनी अच्छी मामी चुड़ैल लगती है? जाकर अपना काम कर। यह सुनकर उसके दोनों बेटे रमेश को अपने साथ खिलाने ले गए। पूरे दिन रमेश या तो काम में लगा रहा या फिर अपने भांजों के साथ खेलता रहा। इस वजह से प्रेमा उससे बात नहीं कर पा रही थी। वह बस अपनी ननद की खातिरदारी में लगी रही। रात के समय भी दोनों भांजे रमेश के साथ ही सो गए। यह देखकर प्रेमा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ न बोली। अगले दिन शांति जी ने दोबारा से दीपा को जाने को कहा, लेकिन रमेश ने साफ साफ मना कर दिया। इसी दौरान रात के समय शांति जी ने दोनों बच्चों को अपने साथ सुला लिया। वहीं प्रेमा और रमेश दोबारा से अकेले थे। इसी दौरान प्रेमा बोली, आपका बच्चों के साथ काफी मन लगा रहता है, इसलिए क्यों ना हम भी बच्चे की प्लानिंग करें? वैसे भी अब हमें भी माता पिता बनना चाहिए, कब तक दूसरों के बच्चे खिलाते रहेंगे? तब रमेश बोला, देखो प्रेमा, हर चीज अपने समय के साथ हो तो अच्छा है, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करो। यह बोलकर रमेश तो सो गया, लेकिन अब प्रेमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे भी करके अपनी ननद दीपा को यहां से निकालना चाहती थी, और वह ऐसे तो जाने से रही, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसे डरा धमका कर भेजा जाए। उसी रात रमेश के सोने के बाद प्रेमा कमरे से बाहर आई और दीपा के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में दीपा आराम से सो रही थी। इसी दौरान प्रेमा ने अपना भयानक रूप धरा। उसका चेहरा लंबा और सफेद हो गया था, आंखें भयानक पीली हो गई थी, हाथों पैरों की उंगलियां लंबी और पतली हो गई थी, और उसमें मौजूद धारदार लंबे नाखून उसको बहुत ही ज्यादा भयानक बना रहे थे। प्रेमा ने सोई हुई दीपा को एक जोरदार थप्पड़ मार के जगाया। थप्पड़ पड़ते ही दीपा बौखलाकर उठ गई, और जैसे उसने सामने देखा तो उसकी सांसें मानोत सी गई। अपने सामने मौजूद उस भयानक महिला को देखकर दीपा की चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी प्रेमा ने अपना भयानक हाथ दीपा के मुंह पर रखा और बोली, मेरा तुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तू कल के कल यहां से चली जा। अगर तू मुझे यहां दिखी तो फिर मैं तेरे साथ वह करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। बोलकर प्रेमा वहां से काला धुआं बनकर गायब हो गई। उसके गायब होते ही दीपा चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। अब तक प्रेमा वापस कमरे में आ चुकी थी, और दीपा के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमेश और प्रेमा दोनों ही उसके पास जाने लगे। दीपा घबराई हुई सी घर के आंगन में बैठी थी। सारे लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वह ऐसे चीखी क्यों? तब दीपा ने उन्हें अपने साथ घटी सारी बात बताई।
यहाँ सब लोगों ने उसे समझाया कि हो सकता है कि उसने सपना देखा हो, लेकिन रमेश को समझ गया था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। हो ना हो, यह सपना प्रेमा ने ही उसे दिखाया होगा ताकि वह डर के भाग जाए। इसलिए वह बोला, दीदी तुम डरो मत, अब से हम सभी एक साथ आंगन में सोएंगे, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। दीपा रमेश की बात मानना नहीं चाहती थी। वह जल्दी जल्दी यहां से निकलना चाहती थी। लेकिन फिर तभी जब रमेश ने कहा कि क्या वह मुसीबत में हम सभी को यहां अकेले छोड़कर चली जाएगी, इस बात ने दीपा को वहां पर रहने को मजबूर कर दिया। अब वह सारा परिवार आंगन में ही सोने लगे। इन सबसे प्रेमा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह फिर भी शांति बनी रही। अगला दिन आया और दोपहर के समय रमेश की दोनों बहनें रीमा और शालू भी वहां आ गई। वे दोनों ही अपने अपने बच्चों और अपने सामान के साथ वहां आई हुई थी। उन सबको देखकर कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही रमेश बोला, मैंने ने बाकी दोनों को भी बुला लिया। मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ रहे। क्यों, मैंने सही किया ना? इस पर कोई कुछ ना बोल सका, लेकिन प्रेमा को इन सब से काफी गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर एक तरह का तनाव साफ देखा जा सकता था। उसे यूं देखकर रमेश उसके पास आया और बोला, बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? तब प्रेमा ने ना मैं अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन फिर वह बोली, हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ है। ऐसे में मेरे मन में भी अरमान थे कि मैं आपके साथ समय बिताऊं। पहले तो काम खत्म होने के बाद फिर भी हम बातें करते थे, आपस में एक दूसरे को जानते समझते थे। लेकिन अब तो आप बिल्कुल मुझसे बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुझे दीदी का आना पसंद नहीं, लेकिन अभी तो हमारा एक दूसरे को जानने समझने का समय है ना। लेकिन आप तो हमेशा सबसे घिरे रहते हैं, तो मुझे थोड़ा अकेलापन लगता है। यह सुनकर रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो प्रेमा, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैं अब से तुम्हें समय देने की पूरी कोशिश करूंगा, और तुम्हें अगर कुछ तकलीफ हो या मेरी कोई बात गलत लगे तो तुम मुझे बताना। इस पर प्रेमा ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। रमेश प्रेमा का अच्छे से ख्याल रखता था, उसे समय समय पर घुमाने भी ले जाता था। इन्हीं सबके दौरान एक रोज जब रमेश सोकर उठा तो पाया कि उसकी बहन दीपा परेशान सी अपने पिता से कुछ बात कर रही थी। उसे देखकर रमेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तब दीपा ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बेटी की तबीयत कुछ खराब हो गई है और अब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस पर रमेश बोला कि वह उसे लेकर जाएगा, और फिर उसके बाद वे दोनों उसे अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान जब उसने अपने भांजे को गोद में लिया तो उसे उसकी कलाई पर वैसा ही निशान दिखाई दिया जो उस दिन उसने अपने पिता की कलाई पर देखा था। यह देखकर उस रात वाली सारी घटना उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो पता लगा कि उस बच्चे के शरीर में खून काफी कम है, इसलिए उसे बेहोशी आई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उसका अच्छे से ख्याल रखने से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दीपा और वरुण उसे लेकर घर आ गए। लेकिन अब वो प्रेमा को लेकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर वह है क्या और उसके परिवार को ऐसे परेशान क्यों कर रही है। अभी तक उसने वरुण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके परिवार के ऊपर काला जादू जरूर कर रही थी। और उसे याद आया कि जब वह प्रेमा को लेकर शिमला गया था तब उसकी माँ बिल्कुल सामान्य हो गई थी। यह सब सोचकर रमेश ने सोचा कि प्रेमा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उसे लेकर अलग रहना ही ठीक है। इससे कम से कम उसका परिवार तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने अगले दिन अपने घर वालों को कहा कि वह वापस काम के लिए नोएडा जा रहा है और वह प्रेमा को भी साथ लेकर जाना चाहता है। रमेश के घर वाले जो पहले ही प्रेमा के वश में थे, इसके लिए कहाँ मना करने वाले थे। वहीं प्रेमा भी इससे काफी खुश हुई। कुछ ही दिनों में रमेश ने नोएडा में दोबारा से फ्लैट देख लिया और फिर प्रेमा को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया। रमेश अब काफी निश्चित था कि उसका परिवार सुरक्षित है। वहीं प्रेमा भी इससे काफी खुश नजर आ रही थी। प्रेमा कुछ दिनों तक तो रमेश के साथ ठीक रही, लेकिन
कुछ दिनों बाद उसका बर्ताव थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा, उसे कमजोरी रहने लगी। रमेश ने डॉक्टर को उसे दिखाया भी और उनकी सारी दवाइयां प्रेमा को देने लगा, लेकिन प्रेमा की कमजोरी दूर ना हुई। इन्हीं सबके कुछ दिन बाद किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो पाया कि उसके ठीक सामने ही प्रेमा की उम्र की ही एक खूबसूरत सी युवती खड़ी थी। उस युवती ने रमेश को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर रमेश ने उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको हमसे क्या काम है। तब उस युवती ने अपना नाम सुमाया बताया और कहा कि वह प्रेमा की सहेली है और प्रेमा से मिलने आई है। यह सुनकर रमेश उसे अंदर ले आया और फिर उन दोनों को बातें करता छोड़कर रमेश कमरे से बाहर आ गया। रमेश के जाने के बाद सुमाया प्रेमा ने बोली, प्रेमा ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई। यह सुनकर प्रेमा बोली, पता नहीं मुझे आजकल काफी कमजोरी होने लगी है। यह सुनकर सुमाया ने उसे घूरा और कहा, प्रेमा वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि जैसे इंसानों को खाने की जरूरत होती है वैसे ही हमें भी होती है, और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ नहीं खा रही। यह सुनकर प्रेमा के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं और वह बोली, सुमाया मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं उसके परिवार के साथ थी तब तो उसके परिवार वालों को अपना आहार बना लेती थी, लेकिन यहां मैं किसे अपना आहार बनाऊं। ऊपर से रमेश शाकाहारी है, इसलिए मैं मांस का सेवन भी नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमाया बोली, इसमें इतना सोचना क्या प्रेमा, तू तेरे पति को अपना आहार बना। अगर उसके शरीर में से थोड़ा खून चला भी गया तो वह मर थोड़ी ही जाएगा। यह सुनकर प्रेमा गुस्से में बोली, अभी तो तुमने बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना, क्योंकि मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूं और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर सुमाया हंसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, तू तो ऐसा बोल रही है, लेकिन जिस दिन इसे तेरी असलियत पता चल गई तो किसी तांत्रिक को बुलाकर कहीं तुम्हें ही खत्म ना करवा दे। इसीलिए बात को मानो और जिस तरह का सलूक हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वही इसके साथ भी करो, इससे तुम वापस से स्वस्थ हो जाओगी। यह सुनकर प्रेमा बोली, जैसा सलूक हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वैसा अगर हमने इसके साथ किया तो हम काफी गलत करेंगे। रमेश बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमाया को काफी गुस्सा आया और वह बोली, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही उसे सब बता दूंगी, फिर देखती हूं इस अच्छे इंसान को कि यह तुम्हारे साथ क्या करता है। यह सुनकर प्रेमा को काफी गुस्सा आया और इसी के साथ ही एक तेज स्याह ऊर्जा का वार सोमाया से टकराया और सोमाया पीछे की दीवार से जा लगी। उस वार के कारण सोमाया को काफी चोट आई थी और वह उठने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान प्रेमा उसके एकदम पास आई और बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सुमाया बोली, मरना है तो मरो, मैं तो जा रही। यहां से बोलकर सुमाया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रमेश कमरे में आया और प्रेमा से बोला, आखिर ये थी कौन और इतने गुस्से में क्यों गई। तब प्रेमा ने बोल दिया कि वह उसे वापस काम पर चलने को बोल रही थी, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह नहीं जा सकती। इसके बाद रमेश कुछ समय खामोश रहा, फिर वह बोला, प्रेमा मैंने तुम्हारी और उस लड़की की बात सुन ली थी। यह सुनकर प्रेमा काफी घबरा गई। वहीं रमेश बोला, प्रेमा शांत हो जाओ, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं इससे ज्यादा और कुछ जानना नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वह तुम्हें ला दूंगा। यह सुनकर प्रेमा रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं यह भूल ही गई थी कि मुझे भी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत हो सकती है। यह सुनकर रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ये सब भूल जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए। जब तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रही हो तो थोड़ा तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि तुम मेरी जीवन साथी जो हो। इसके बाद प्रेमा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसे अपनी सारी खुराक बताई। रमेश खुद जाकर उसके लिए मांस बगैर लेकर आता। वे दोनों अच्छे से साथ में रहने लगे।
रमेश प्रेमा का ख्याल रखता और प्रेमा रमेश का। इन्हीं सबके दौरान सुमैया एक बार दोबारा प्रेमा से मिलने आई और बोली, देखो प्रेमा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन समूह की मुखिया शलाका तुम्हारे इस कृत्य से काफी नाराज है और वह तुमसे इस बारे में बात करना चाहती है। इस पर रमेश ने प्रेमा को जाकर उनसे बात करने को कहा और उसके बाद प्रेमा और सुमाया वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब प्रेमा वापस आई तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। यह देखकर रमेश ने उससे पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ। तब प्रेमा बोली, हमारी मुखिया मेरे तुम्हारे साथ आने के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं आई तो वह तुम्हें छोड़े नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह सुनकर वरुण हैरानी से बोला, लेकिन उन्हें हमसे क्या समस्या है? हम तो उनके किसी काम में टांग नहीं अड़ा रहे, ना ही उनके बारे में किसी को बताया। तब प्रेमा बोली, हम इंसान नहीं हैं रमेश, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। यहाँ इंसान अगर अपने से दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ले तो ही उसे कितनी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी प्रजातियां ही अलग हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती रमेश, इसलिए तुमसे दूर ही हो जाऊं, यही अच्छा है। तब रमेश बोला, मुझे एक मौका और दो प्रेमा, मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। प्रेमा बोली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा रमेश, वो मेरी ऊर्जा को भांप कर मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम अलग ही हो जाएं तो अच्छा है। रमेश बोला, लेकिन वह तुम्हारी ऊर्जा को तभी भांपे जब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, बाकी मैं देख लूंगा। अब तक तुम मेरे लिए करती आई हो, आज मुझे एक मौका दो प्लीज। प्रेमा रमेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी और फिर उसी दिन रमेश प्रेमा को लेकर नोएडा से निकल गया। रमेश प्रेमा को लेकर पहले अपने गांव गया, फिर वहां अपनी गाड़ी खड़ी कर प्रेमा को लेकर बेंगलोर आ गया। रमेश ने घर पर बताया कि उसका काम बेंगलोर में शिफ्ट हो गया है। घर वालों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ अब रमेश और प्रेमा बेंगलोर आकर अच्छे से रहने लगे। रमेश प्रेमा के लिए मांस वगैरह घर पर ही ले आता, जिससे प्रेमा को कोई कमजोरी भी नहीं लग रही थी। और इसी के साथ ही प्रेमा बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह ही रमेश के साथ रहने लगी। प्रेमा के साथ ही प्रेमा को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से प्रेमा और रमेश आराम से रह रहे थे। इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत गए। बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। यही रमेश और प्रेमा के साथ भी हुआ। एक रोज रमेश और प्रेमा छुट्टी वाले दिन कहीं घूमने गए थे और रमेश ने एक गाड़ी रेंट पर ले रखी थी। वे दोनों गाड़ी में शहर के हल्के बाहर आ गए थे, जहां पर गाड़ियां नहीं चल रही थी। इसी के साथ ही वहां थोड़ा जंगल भी था। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। रमेश ने पहले तो उसे नहीं देखा, लेकिन फिर आखिरकार उसने गाड़ी को साइड किया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि रमेश गाड़ी पर अपना कंट्रोल लगभग खो ही चुका था। उनकी गाड़ी सड़क किनारे मौजूद उस मोटे पेड़ से टकराने वाली थी। ये सब देखकर प्रेमा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे पता था कि इन सब से उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रमेश की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही उनकी गाड़ी एकदम से रुक गई। अब उनकी गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। कुछ देर बाद रमेश लगभग कांपते हुए बोला, प्रेमा ये तुमने क्या किया? प्रेमा की आंखों में आंसू थे और वह बोली, मुझे तुमसे दूर रहना मंजूर है, लेकिन तुम बस सुरक्षित रहो। अब वर्ण से पहले कि कुछ बोलता, उनकी गाड़ी के चारों ओर काले धुएं से मानव कृतियां उभरने लगी। कुछ ही देर में उन आकृतियों ने खूबसूरत लड़कियों का वेश धर लिया और इसी के साथ ही एक लड़की चेहरे पर सपाट भाव लिए प्रेमा के दरवाजे की ओर आई और उसने एक ही झटके से गाड़ी का दरवाजा उखाड़ फेंका। रमेश को पता था कि यह लोग प्रेमा को लेने यहां आई हैं, इसलिए उसने घबराते हुए प्रेमा का हाथ पकड़ लिया। अगले ही वो लड़की प्रेमा के पास आई और उसकी गर्दन दबोच हुए बोली, प्रेमा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम इस मामूली इंसान को छोड़कर वापस हमारे समूह में शामिल हो जाओ,
लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलकर उसने प्रेमा को गर्दन से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया। ये देखकर रमेश भी घबराते हुए बाहर आया और बोला, देखिए जी, इन सब में प्रेमा की कोई गल नहीं थी। मैं भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब किया। प्लीज इन सब की सजा उसे नहीं बल्कि मुझे दीजिए। यह सुनकर उस लड़की को काफी गुस्सा आया और फिर अगले ही पल उसने अपने दूसरे हाथ से रमेश की भी गर्दन दबोच ली और कहा, सारे फसाद की जड़ तू ही है, इसलिए तुझे ही खत्म करो। पता नहीं तूने प्रेमा के ऊपर क्या जादू किया है, जो वह तेरे लिए हमसे विद्रोह तक करने को तैयार है। अगर मैंने तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे मेरे समूह के बाकी सदस्य भी इसी तरह से हमारे नियम तोड़ेंगे, इसलिए तुम दोनों को सजा देना जरूरी है। प्रेमा, तू इसके लिए हमारे खिलाफ गई थी ना, इसलिए अब मैं इसे तेरे ही सामने मारूंगी। फिर तुझे पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। ये सब सुनकर प्रेमा काफी ज्यादा घबरा गई। वह रमेश को कैसे भी करके बचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उस लड़की के सीने पर एक लात चढ़ी, जिससे उसकी पकड़ प्रेमा और रमेश पर ढीली पड़ गई। अब इससे पहले कि वह दोबारा संभल, प्रेमा ने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही प्रेमा और रमेश धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। कुछ ही देर में प्रेमा और रमेश जंगल के उस घने हिस्से में खड़े थे, जहां आसपास ना ही इंसान था और ना ही जानवर। यह सब देखकर रमेश कुछ बोलता, उससे पहले ही प्रेमा बोली, रमेश, ये लोग हमें नहीं छोड़े, इसलिए तुम यहां से अपनी जान बचाओ। यह सुनकर रमेश बोला, और तुम्हें ऐसे ही इनके पास मरने के लिए छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। तुम चुड़ैल होगी, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी हो, और मैं अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें बचाते बचाते मैं मारा भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं, कम से कम मैं अपनी पत की रक्षा करते हुए मरूंगा। यह सुनकर प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए और वह व्रण के गले लगते हुए रोते हुए बोली, काश मैं इंसान होती। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हट के कारण तुम्हारे घर आई, वहां तुम्हारी मां को वश में करके तुमसे शादी की, और आज मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस चुके हो। यह सुनकर रमेश ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो तुमसे प्यार किया, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। और अगर भगवान मुझे दोबारा जन्म देगा ना, तो मैं यही चाहूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। इसी दौरान वहां हवा में दोबारा से काले धुएं आने लगे। ये देखकर रमेश ने प्रेमा को कसक पकड़ लिया। अगले ही पल हवा में वही सारी चुड़ैल आ गई। उन सबको देखकर रमेश उनके और प्रेमा के बीच में एक ढाल कर खड़ा हो गया। ये देखकर वही लड़की जो उनके समूह की मुखिया थी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम एक मामूली इंसान होकर हमसे भिड़ने की सोच रहे हो। जानते हो ना कि तुम हमसे जीत नहीं सकते। यह सुनकर वरुण बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे जीते जी प्रेमा को नुकसान भी पहुंचाने नहीं दूंगा। इन्हीं सब के दौरान प्रेमा दोबारा से मंत्र उच्चारण करने लगी, लेकिन एक दूसरी चुड़ैल ने यह देख लिया और इसी समय उस चुड़ैल के हाथों से स्याह लपटें निकलते हुए प्रेमा के शरीर पर कसने लगी। इन सब से रमेश का ध्यान भी प्रेमा की ओर गया। इस मौके का फायदा उठाकर उनकी मुखिया सलाखा ने स्याह ऊर्जा का वार सीधे रमेश की छाती पर किया। उस वार से रमेश असंतुलित होकर पीछे की ओर जा गिरा। उन स्याह बंधनों में जकड़ी प्रेमा को यह सब देखकर काफी बुरा लग रहा था। वो उन बंधनों से आजाद होकर रमेश के पास जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस तेज वार के कारण रमेश के शर्ट का आगे का हिस्सा थोड़ा जल गया था और उसमें से हल्का धुआं आने लगा था। रमेश को काफी तकलीफ हो रही थी और वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी मुखिया ने उसके मुंह पर जोरदार लात मारकर उसे दोबारा गिरा दिया। यह देखकर प्रेमा गिड़गिड़ा हुए बोली, नहीं देखो सलाखा, तुम्हें समस्या मुझसे है तो मुझे मारो, रमेश को छोड़ दो प्लीज। यह सुनकर शलाका हंसते हुए बोली, हमारे नियमों को तोड़ते समय तुम्हें पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है।
बावजूद इसके तुमने नियम तोड़े, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद सलाखा ने अपना पैर उठाकर रमेश की गर्दन पर रखा और उसका गला घोंटने लगी। रमेश जमीन पर पड़ा, छटपटा लगा। वहीं दूसरी तरफ बंधनों में जकड़ी प्रेमा सलाखा से रो रो कर रमेश को छोड़ने की गुहार लगाने लगी। इन्हीं सबके दौरान रमेश का हाथ जंगल की मिट्टी पर पड़े एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा। रमेश ने बिना ज्यादा समय गंवाए वह नुकीला लकड़ी का सिरा सलाखा के पैरों में घूंप दिया। रमेश के इस हमले से अनजान सलाखा दर्द से छटपटाते हुए पीछे हट गई। सारी चुड़ैल हैरानी से यह सब देख रही थी। वहीं सलाखा के पीछे हटी रमेश भी तेजी से आगे बढ़ा और दोबारा से वह लकड़ी का नुकीला सिरा सलाखा के पेट में घूप दिया। इन सब से बाकी चुड़ैलों को काफी ज्यादा गुस्सा आया। इन्हीं सब के दौरान उन सब का ध्यान प्रेमा पर से हट गया और उनके बंधन प्रेमा पर ढीले पड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रेमा उन बंधनों से आजाद हुई और उसने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही प्रेमा और व्रण धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। वे दोनों अब उस जंगल के पास मौजूद सड़क पर खड़े थे। वहां आते ही प्रेमा बोली, अब यहां से अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें यहां से तेजी से भगाना होगा। यह सुनकर रमेश बोला, वह लोग यहीं आसपास होंगे और हमारा उनसे बच निकलना मुश्किल होगा। अगर कोई गाड़ी यहां आ जाए तो हम यहां से भाग सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों उस सड़क पर भागते हुए आसपास दे देखने लगे कि कहीं वह लोग आ ना जाएं। अब इसे उनकी किस्मत कहे या कुछ और, एक ट्रक वाला उन्हें सामने से आता दिखाई दिया। ये देखकर रमेश की आंखों में चमक आ गई और उसने उस ट्रक को रोकने का इशारा किया। उन लोगों को जख्मी अवस्था में देखकर उस ट्रक वाले ने ट्रक रोका और फिर रमेश ने उस ट्रक वाले से कहा कि क्या वह हमें लिफ्ट दे सकता है? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें घर जाना है। इस पर वो ट्रक वाला मान गया और अब वे दोनों उस ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगे। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरों से घबराहट दूर होती जा रही थी। वहीं उन दोनों को ऐसे घबराए हुए देखकर वो ट्रक वाला बोला, वैसे आप दोनों साथ में हैं, इसीलिए मैंने आपको लिफ्ट दी, वरना अकेली औरत को तो मैं कभी लिफ्ट ना दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि चुड़ैल ऐसे सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मांगती है और फिर उनकी जान ले लेती है। ये सुनकर रमेश झेंप गया और बोला, अरे ये सब सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इससे पहले कि वह ट्रक वाला कुछ बोलता उसका ट्रक रुक गया। ये देखकर रमेश घबराते हुए बोला कि आखिर तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? तब वह ट्रक वाला बोला कि मैंने नहीं रोका, बल्कि शायद ट्रक में कोई खराबी होगी, मैं देखता हूं। बोलकर ट्रक वाला नीचे उतरकर ट्रक देखने लगा। इसी दौरान एक खूबसूरत सी लड़की की वहां आई और बोली, हमारे दो साथी आपके साथ है ना? अब इससे पहले कि वह ट्रक वाला कुछ बोलता, एक दूसरी लड़की ने ट्रक में झांका और बोली, अरे ये दोनों तो यही हैं। उन दोनों को देखकर रमेश और प्रेमा काफी घबरा गए। वहीं वह लड़की धीमे से उससे बोली, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना इस ट्रक वाले को मारकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन दोनों को पता था कि उनके साथ क्या होगा और इन सब में उस ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी। वे दोनों ट्रक से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। इन्हीं सब के दौरान उस ट्रक वाले का ट्रक भी दोबारा से चालू हो गया और वह उसमें बैठकर निकल गया। प्रेमा और रमेश उन दोनों चुड़ैलों के साथ वापस जंगल के अंदर आने लगे। कुछ ही देर में वे सारे बाकी चुड़ैलों के सामने थे। सबके बीचों बीच एक पत्थर के टीले पर घायल सलाखा बैठी हुई थी। इस दौरान उसके चेहरे पर आक्रोश साफ देखा जा सकता था। उन दोनों के सामने आते ही लाखा अपनी जगह से उठी और बोली, देखो प्रेमा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम भी जानती हो, लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे बाकी चुड़ैलों के ऊपर क्या असर पड़ेगा रमेश? तो अच्छा इंसान है जो तुम्हारी असलियत जानने के बावजूद तुमसे प्यार करता है। लेकिन असल में सारे इंसान नहीं होते। वे खूबसूरत स्त्रियों को सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर
तुम्हारी देखा देखी कोई और चुड़ैल ऐसे ही किसी धोखेबाज इंसान के हाथ लग गई तो क्या होगा? ये सोचा है, इंसानों और चुड़ैलों के बीच एक जंग छिड़ जाएगी। इस जंग को सिर्फ तुम दोनों रोक सकते हो। यह सुनकर रमेश बोला, वो कैसे? तब सलाखा बोली, तुम दोनों को अलग होना होगा। प्रेमा वापस से हमारे समूह में आएगी और तुम अपना सामान्य जीवन जियोगे। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए हर साल तुम 1 महीने तक मिल पाओगे और उसके बाद वापस अपना सामान्य जीवन जियोगे। यह सुनकर रमेश ने प्रेमा की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है। इसमें अगर हम सबकी भलाई है तो मैं और प्रेमा यह जरूर करेंगे। इन सब के बाद प्रेमा भारी मन से अपनी साथियों के साथ चली गई। वहीं रमेश भी वापस आ गया। तब से वे दोनों पूरे साल भर एक दूसरे का इंतजार करते हैं और फिर जून के महीने में पूरे महीने तक एक साथ रहकर दोबारा से अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। रमेश ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वह प्रेमा से प्यार जो करता है, लेकिन हाँ, उसने अपनी तीनों बहनों के एक एक बच्चे को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी रमेश और प्रेमा की कहानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रमेश ने सही किया या गलत, क्योंकि अगर हम एक हिसाब से देखें तो प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो रमेश कहाँ गलत था? और अगर हम इस एंगल से देखें तो प्रेमा एक चुड़ैल है, और क्या एक चुड़ैल पर इस तरह से विश्वास करना सही? आपको क्या लगता है, रमेश ने सही किया या गलत? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझे तो इस बात पर भी हैरत होती है कि आखिर रमेश ने उस चुड़ैल के साथ इतना प्रेम कैसे निभा लिया। बल्कि आज कल तो हम समाज में जिस प्रकार से औरतों को देखते जा रहे हैं, जो इस प्रकार से मर्दों को चेंज कर रही है, जैसे तो ड्रेस चेंज कर रही है, और आज के जमाने में सच्चा प्यार किसी लड़की में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप का चलन चल रहा है, उसकी वजह से पूरे के पूरे घर तबाह हो रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी इंसान को कोई चुड़ैल से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसमें ताज्जुब की बात क्या है, क्योंकि इंसानों के ऊपर तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।